हेलो बच्चा लोग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग क्लास 11th का एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, है ना। वेटेज के हिसाब से अगर आप बात करो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका काफ़ी वेटेज है। लगभग इस पूरे यूनिट के अंदर आपको 5 से 6 चैप्टर्स कवर करने होते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, फिर मिनरल न्यूट्रिशंस, फिर हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, फिर रेस्पिरेशन क्या होता है एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये टोटल चैप्टर्स आपको प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ने होते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि इन 5 चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो साइकिल वाला पोर्शन है हमारे फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी के पोर्शन के अंदर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों के लिए। अगर आप अपना एनसीईआरटी का बुक उठाइए तो उसमें आपको जो पूरा का पूरा फिजियोलॉजिकल पोर्शन है प्लांट्स का, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के साइकिल्स पढ़ने हैं। C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल, ये सारे साइकिल्स वाले पोर्शन जो होते हैं वो बच्चों के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो डायग्राम वगैरह भी दिया है वो भी बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आता है। तो कुछ बच्चों ने ये बोला कि सर जो प्लांट फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो हम लोग यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी का मेन जो पोर्शन है, मतलब इसके अंदर 3 पोर्शन में डिवाइड है पूरा का पूरा ये यूनिट। एक यूनिट है जो पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन कवर करेगा, दूसरा जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है वो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, और तीसरा जो पोर्शन इसके अंदर आता है वो पूरा फिजियोलॉजिकल पोर्शन आता है। तो प्लांट्स के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल पोर्शंस हैं वो हम लोग डील करने वाले हैं। थियोरेटिकल पोर्शंस को अगर बाद में टाइम मिलता है तो हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपको हेडिंग डाला हुआ है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, है ना। हायर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म होता कैसे, हम लोगों ने क्लास 8th में, 9th में, 10th में हर जगह पे ये टर्म सुना है फोटोसिंथेसिस, है ना। और फोटोसिंथेसिस को हम सीधे बोलते हैं कि जब प्लांट्स अपना खाना बनाता है, मतलब अपना फूड जब प्रिपेयर करता है, तो जो मैकेनिज्म बोला जाता है उसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू प्लांट्स अपने को क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, अपने द्वारा खाना बनाते हैं और पूरे ऑर्गन को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ये मैकेनिज्म अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ फूड, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कोई भी प्लांट कैसे खाना प्रिपेयर करता है, उस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इट इज द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग CO2 एंड H2O। अपने रॉ मटेरियल पढ़ा होगा अक्सर करके कि फोटोसिंथेसिस के अंदर टोटल 4 रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल यूज होता है, फिर CO2 यूज होता है, फिर H2O यूज होता है और लाइट एनर्जी उसको चाहिए होता है जो सनलाइट को यूज करता है। तो टोटल यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये सब रॉ मटेरियल्स हैं जिसको यूज करके और वो अपने द्वारा क्या करेगा, अपना खुद का खाना बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। कभी कभी दिमाग में ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि क्या प्लांट केवल कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस से बनाता है, क्या लिपिड मॉलिक्यूल या फिर हम बोले प्रोटीन्स, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस से नहीं बनते हैं? तो बिल्कुल जवाब होगा इसका नहीं। फोटोसिंथेसिस से केवल कार्बोहाइड्रेट बनता है, ना कोई लिपिड मॉलिक्यूल बनते हैं, ना कोई प्रोटीन्स मॉलिक्यूल बनते हैं। तो जो भी यहाँ पे चीजें, जो मैकेनिज्म यहाँ पे परफॉर्म होता है उसी से कुछ चीजें, कुछ सबस्ट्रेट बनते हैं जो आगे चल करके यूज हो जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में या फिर लिपिड सिंथेसिस में। तो वो सेलुलर लेवल पे उसके अंदर प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली ये चीजें हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे केवल फोटोसिंथेसिस देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है, जो फोटोसिंथेसिस है, ये कैसे चलेगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी है। फोटोसिंथेसिस को केवल एक मैकेनिज्म नहीं बल्कि इसको एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तौर पे भी देखा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि इट इज अ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स के अंदर जो भी खाना बनेगा वो किस तरह से बनेगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू बनता है। तो जो भी खाना यहाँ पे प्रिपेयर होगा वो प्लांट अपने द्वारा खुद करता है। हमने पढ़ा था कि दुनिया भर में केवल प्लांट या फिर जिनके पास क्लोरोफिल है वही ऑर्गेनिज्म अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जिनके पास क्लोरोफिल है उनका खुद का
और या तो प्लांट्स के बारे में हम बात करें तो यही अपना खाना क्या करते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस को आपने अक्सर करके एक सीक्वेंस के फॉर्म में देखा होगा, एक रिएक्शन के फॉर्म में देखा होगा, वो रिएक्शन मैं लिखता हूं, आप क्या लिखते हो, CO2 प्लस H2O, है ना। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में जब H2O और CO2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहां पे हमें क्या मिलता है, C6H12O6, और यही हमारा क्या होता है, शुगर कंटेंट या शुगर मॉलिक्यूल, जो प्लांट्स क्या करेगा, अपने लिए एनर्जी के लिए यूटिलाइज करेगा। प्लस यहाँ पे क्या बाहर निकल जाता है, तो आप बोलते हो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर लिबरेट होते हैं, और वही ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कोई भी प्लांट्स क्या करता है, CO2 और H2O आपस में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, शुगर मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हमने लिखा हुआ है C6H12O6, और ऑक्सीजन क्या होगा, लिबरेट होकर बाहर निकल जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस रिएक्शन को। अगर आप केमिस्ट्री तो आप पढ़ते ही हो तो बैलेंस आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे चूंकि H2O दिया है तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 12H2O, है ना। 12H2O मतलब यहाँ पे अगर देखो तो टोटल हाइड्रोजन का नंबर कितना है, इधर की तरफ अगर हाइड्रोजन का नंबर आप गिनो तो टोटल 24, है ना। अगर इधर हम क्या करें, 6H2O लिख दें तो ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। 12 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और 12 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, तो ये बैलेंस हो गया, टोटल 24 हाइड्रोजन हो गए। ऐसे ही हमारे पास जो कार्बन का नंबर है वो भी हम काउंट कर लें। इधर के तरफ अगर कार्बन का नंबर आप गिनते हो तो केवल 1 है, और इधर की तरफ क्या है, 6 है। तो अगर हम इधर 6CO2 लिख दें तो आपका कार्बन का नंबर भी क्या हो गया, पूरी तरह से बैलेंस हो गया। अगर ऑक्सीजन को आप काउंट करते हो तो 6 2 12, है ना। 12 ऑक्सीजन यहाँ है और 12 ऑक्सीजन यहाँ है, मतलब टोटल 24 ऑक्सीजन है। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन आप काउंट करो तो 6 ऑक्सीजन है और 6 ऑक्सीजन है, तो 12 ऑक्सीजन वहां पे दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, 6O2 लिख दें तो आपका वो 12 ऑक्सीजन, मतलब 12 और 12 24 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। तो इस तरह से ये पूरा जो रिएक्शन है वो बैलेंस वे में हमने क्या कर दिया है, इसको बना दिया है। अब ये हमारा पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो अब इसको आगे अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो हमें ये समझने की जरूरत है, थोड़ा सा मैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यहाँ पे पूरा का पूरा फंडा क्या है भाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे पूरा का पूरा फंडा क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बेसिकली 2 मोड हमारे दिमाग में आता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑटोट्रॉफिक मोड, और दूसरा मोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड। तो बेसिकली यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स के अंदर, केवल हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। यहाँ पे कौन सा मोड होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी अगर हम ध्यान से देखें तो 2 टाइप का यहाँ पे न्यूट्रिशन होगा। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोटो ऑटोट्रॉफिक, है ना। एक मोड होता है जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक, और बेटा दूसरा जो मोड होता है उसको हम लोग नाम देते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको 2 पार्ट में हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। ऐसे प्लांट्स जो लाइट को यूज करके और अपना खाना बनाते हैं तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग नाम दे देते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक वाले प्लांट्स, और जो लाइट के एब्सेंट में अपना खाना बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। मतलब जो केमिकल्स को यूज करके अपना खाना बनाएंगे, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो ये एनर्जी यूटिलाइज होगी उससे अपना अगर खाना प्रिपेयर करते हैं तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और जो लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना खाना बनाते हैं उसको हम लोग बेसिकली फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉफिक में भी 2 कंडीशन आपको समझ में आता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीजेनिक, है ना। एक होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजेनिक, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन ऑक्सीजेनिक। तो ये बेसिकली 2 मैकेनिज्म है, एक होता है ऑक्सीजेनिक और एक होता है नॉन ऑक्सीजेनिक। अगर हम ऑक्सीजेनिक की बात करें, तो ऑक्सीजेनिक का मतलब जब भी रिएक्शन यहां पे होगा तो वहां पे क्या बाहर रिलीज होगा, ऑक्सीजन बाहर रिलीज होते हैं। तो जब भी यहां पे रिएक्शन होगा तो वहां से क्या होंगे, ऑक्सीजन लिबरेट होता है। नॉन ऑक्सीजेनिक मतलब क्या, कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होता है। मैं यहां पे आपको 2 रिएक्शन एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे मान लीजिए पहला रिएक्शन मैंने लिखा CO2 प्लस H2O,
गिव राइज टू C6H12O6, है ना, और यहां से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। तो सिंपल आपको उस रिएक्शन के अंदर दिखाई दे रहा है कि जब भी दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको शुगर मॉलिक्यूल मिल रहा है और ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। तो ये हमारा जो रिएक्शन है वो किसको इंडिकेट करता है, ऑक्सीजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है। नॉन ऑक्सीजेनिक का मतलब ये हो गया कि जिसके अंदर ऑक्सीजन लिबरेट ना हो, है ना, मतलब जब भी रिएक्शन हो तो वहां पे ऑक्सीजन ना निकले। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे अगर मैं आपको दिखा दूं तो CO2 प्लस, अब H2O के जगह पे मैं लिख देता हूं H2S, है ना। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां से कंटेंट जो मॉलिक्यूल बनेगा वो तो बनेगा ही आपका शुगर मॉलिक्यूल, लेकिन यहां से अब ऑक्सीजन की जगह पे लिबरेट क्या हो रहा है, सल्फर। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि सल्फर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं। तब इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कंसीडर करते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि नॉन ऑक्सीजेनिक में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, और ऑक्सीजेनिक में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होंगे। क्वेश्चन ये आता है कि नॉन ऑक्सीजेनिक के एग्जाम्पल क्या हैं। जितने भी हम बात करते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो इनके अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो सल्फर कंटेंट क्या होते हैं, बाहर रिलीज होते हैं। तो यहां पे आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हो, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा मैं लिख देता हूं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, है ना। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल आपके बुक के अंदर दिया हुआ है क्रोमेशियम, है ना। तो यहां पे आप इस एग्जांपल में लिख सकते हो क्रोमेशियम। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का नाम बताइए, तो आप लिख सकते हैं क्या, क्लोरोबियम। क्लोरोबियम नाम से पता चल रहा है, क्लोरो का मतलब हो गया ग्रीन कलर, तो क्लोरोबियम का मतलब हो गया कि ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रीन सल्फर वाले होते हैं, तो वो कैसे होंगे, नॉन ऑक्सीजेनिक। तो बेसिकली आपको मैंने ये चीज क्लियर किया है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर दो मैकेनिज्म होता है। एक हो सकता है कि जब भी रिएक्शन हो तो ऑक्सीजन बाहर लिबरेट हो, अगर ऑक्सीजन बाहर लिबरेट होता है तो वो ऑक्सीजनिक कहलाएगा, और अगर ऑक्सीजन के जगह पे कुछ और मॉलिक्यूल लिबरेट हो रहा है तो वो नॉन ऑक्सीजेनिक कहलाएगा। बिल्कुल फंडा क्लियर होना चाहिए। यहां पे मैंने आपको रिएक्शंस के साथ इसको एक्सप्लेन किया है, प्लस एग्जांपल्स के साथ भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि किसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई कि क्या चीजें। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कीमो ऑटोट्रॉफिक के बारे में। कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो लाइट के एब्सेंट में अपना खाना बनाता हो, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफिक मतलब जो केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना खाना प्रिपेयर करते हो। अब यहां पे एग्जांपल आपका आ जाएगा नाइट्रोजोमोनास। नाइट्रोजोमोनास ये एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आपके बुक में एक और एग्जांपल दिया हुआ है थियोबैसिलस। थियोबैसिलस ये दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, थियोबैसिलस एज वेल एज नाइट्रोजोमोनास, जिसके अंदर कौन सा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो होता है, तो कीमो ऑटोट्रॉफिक। ये केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे और अपना खाना प्रिपेयर करेंगे। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या है और कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या है। अब दूसरा पॉइंट इसमें जो हम लोगों को डील करना है वो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब कहां पे फोटोसिंथेसिस दिखाई देता है, कहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो आप इसको लिख सकते हो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस या लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब आपको पता ही है कि लीफ के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारा रिएक्शंस होते हैं। तो हम सीधे यहाँ पे आपको छोटा सा एक डायग्राम समझाना चाहेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक लीफ है ना। ये मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक लीफ है। अब इस लीफ को अगर हम लोग क्या करते हैं, एक सेक्शन कट करते हैं। इस लीफ का अगर हमने क्या किया, एक ट्रांसफर सेक्शन कट किया, तो इस ट्रांसफर सेक्शन को आप जैसे ही देखोगे तो आपको दो लेयर दिखाई देगा, है ना। एक छोटा सा डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। अपर वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग नाम देते हैं अपर एपिडर्मिस, तो दो एपिडर्मल लेयर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और लोअर वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग नाम देते हैं लोअर एपिडर्मिस, तो ये आपका लोअर एपिडर्मिस है। तो बेसिकली दो एपिडर्मल लेयर आपको दिखाई देते हैं, अपर एपिडर्मिस लेयर और लोअर एपिडर्मिस लेयर।
यहाँ पे मैं बस आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक हल्का सा प्रोजेक्शन आपको दिखाई देता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टोमेटा, है ना। इस स्टोमेटा के अंदर जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहीं पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो अब उतना डिटेल हमें नहीं जाना है कि स्टोमेटा को भी ओपन करके हमको दिखाने की जरूरत पड़े, आप इतना पढ़े हुए हो, बस मैं मैकेनिज्म पे आने वाला हूँ। तो ये हमने एक छोटा सा प्लान ड्रॉ किया हुआ है जिसका अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस हम लोगों ने बनाया है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये है आपका अपर एपिडर्मिस और ये है आपका लोअर एपिडर्मिस। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो तो यहाँ पे बीच में इसके वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है ना। तो वेस्कुलर बंडल वगैरह प्रेजेंट होगा जिसके अंदर जाइलम, फ्लोएम, ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब वो चीजें आपको डिटेल नहीं समझना है ना। बस आप इतना याद रखिएगा कि ये बीच का क्या है, वेस्कुलर बंडल है। बाकी इसमें मीजोफिल सेल्स वगैरह सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो मीजोफिल सेल्स, पैरेनकाइमेटल सेल्स, ये सारी सेल्स वगैरह इसमें बीच में प्रेजेंट होंगे जिसको हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है। आप इतना सब कुछ जानते हो, है ना। बस हम लोग मैकेनिज्म की बात करेंगे तो इसको फटाफट ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं और सीधे आते हैं नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर। तो ये आपका मान लेते हैं कि ये एक सेक्शन कट किया जहाँ पे आपको स्टोमेटा दिखाई दे रहा है और इस स्टोमेटा के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। तो जब हम लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं और आप क्लोरोप्लास्ट को अगर ड्रॉ करो तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ये आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है। बेसिकली इलोंगेटेड शेप का मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। ये बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर, आपको पता ही है कि ये बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो आपको ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होते हुए दिखाई देगा। तो दो मेम्ब्रेन इसके ऊपर होता है। अब इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म भरा होगा, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन भरा होगा, इस साइटोप्लाज्म को हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे स्ट्रोमा। तो जो इसका लिक्विड पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, स्ट्रोमा। तो हमेशा याद रखिएगा जो इसका साइटोप्लाज्म होता है उसको नाम दिया जाता है स्ट्रोमा। इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको बहुत सारे सिक्के के जैसे अरेंजमेंट वाले कुछ सेल्स दिखाई देंगे। कुछ ऐसे आपको अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा। इसको हम लोग नाम देते हैं ग्रेना, है ना। तो ये आपको दिखाई दे रहा है जो एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज होते हुए लग रहे हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ग्रेना। पूरे सेल्स के अंदर इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये आपको रिप्रेजेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ क्या है, ग्रेनम कहलाते हैं या ग्रेना कहलाते हैं। ठीक, तो ये आपको एक स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, इसको मैंने बोला है क्या, ग्रेनम, या इसी को बोलते हो ग्रेना। ठीक, सिंगुलर को बोलते हो ग्रेनम और पूरा का पूरा जब अरेंजमेंट देखते हैं तो उसको बोलते हो ग्रेना। इसके पास खुद का इसका क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए, आपको पता ही होगा। इसके अलावा इसमें कुछ आपको स्टार्च ग्रेनुअल्स भी, छोटे छोटे स्टार्च के मॉलिक्यूल्स भी आपको दिखाई देंगे जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, स्टार्च ग्रेनुअल्स। तो ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। तो बेसिकली एक छोटा सा क्लोरोप्लास्ट हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है और इसी क्लोरोप्लास्ट से सब कुछ आपको समझना है। सारा का सारा रिएक्शन यहीं पे होना है। सब कुछ फोटोसिंथेसिस जो होनी है वो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होना है। तो अगर इस मैकेनिज्म को हम ध्यान से देखें तो आपको दो रीजन मैंने बताए हैं। पहला रीजन मैंने बताया है स्ट्रोमा और दूसरा रीजन है आपका ग्रेना। आपको याद क्या रखना है कि जो स्ट्रोमा होता है इस जगह पे आपका क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। जो स्ट्रोमा होते हैं यहाँ पे आपका क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। मतलब डार्क रिएक्शन के लिए जो भी एंजाइम्स जरूरी एंजाइम्स होंगे वो सब कुछ इसके साइटोप्लाज्म में आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही जो ग्रेना वाला पोर्शन है, जो सिक्के के जैसे अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको क्या दिखाई देने वाला है, लाइट रिएक्शन। तो प्लांट के अंदर जो भी लाइट रिएक्शन होता है वो आपको ग्रेना वाले पोर्शन में दिखाई देगा। अब थोड़ा सा इसको बाहर निकाल करके अगर हम देखें तो एक स्ट्रक्चर में आपको समझाना चाहता हूं। अगर मैं एक ग्रेनम को अगर मैं बाहर निकाल के देखता हूं तो इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देंगे। अगर मैं एक को बाहर निकाल के देखता हूं तो ये आपको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होते हुए नजर आएंगे, है ना। अब जो इसके अंदर का पोर्शन है पूरा का पूरा,
इसके अंदर का जो पोर्शन है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ल्यूमेन। इसके अंदर का जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन, और एक को हम लोग क्या नाम देते हैं, थाइलेक्वाइड। तो इस एक को मैं नाम देता हूं क्या, थाइलेक्वाइड। और थाइलेक्वाइड को अगर बीच से आप कट करते हो तो उसके अंदर का पोर्शन क्या कहलाता है, ल्यूमेन। एक्चुअल में ल्यूमेन वाला जो पोर्शन है, ये जो अंदर का पोर्शन मैं दिखा रहा हूं, इस ल्यूमेन वाले पोर्शन पे साइंटिस्टों का कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये अंदर का पार्ट है ल्यूमेन। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है क्या, इमर्सन, और दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है पार्क एंड बिगिन। तो थोड़ा ध्यान से आपको यह समझना है कि जो पार्क एंड बिगिन्स थे उन्होंने क्या बोला था कि ये जो ल्यूमेन का अंदर वाला पार्ट है, यहां पे कुछ ऐसे लोकेशंस आपको दिखाई देंगे, कुछ ऐसे लोकेशंस आपको दिखाई देंगे। ये लोकेशंस क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं, सनलाइट को क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे, सनलाइट को रिसीव करेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको उन्होंने नाम दिया है क्वांटाजोम, क्वांटाजोम। तो इस जगह को उन्होंने नाम दिया है क्या, क्वांटाजोम। क्वांटाजोम वह पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पे लाइट को क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया था पार्क बिगिंस ने। फिर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्या, इमर्सन। इमर्सन ने क्या बोला, इमर्सन ने बोला नहीं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है थाइलेक्वाइड, इसके अंदर दो लोकेशंस होती हैं, है ना। इसके अंदर आपको दो लोकेशंस मिलेंगे, कहीं पे आपको फोटो सिस्टम 1 दिखाई देगा और कहीं पे आपको फोटो सिस्टम 2 दिखाई देगा, और ये पार्ट क्या कहलाता है, ल्यूमेन। तो इसी ल्यूमेन वाले पार्ट पे कहीं पे आपको फोटो सिस्टम 1 दिखाई देगा, फोटो सिस्टम 2 दिखाई देगा। इसको उन्होंने नाम दिया है फोटो सिस्टम। और ये फोटो सिस्टम जो होते हैं वही क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं। उसके कितने वेवलेंथ के बेसिस पे ये इनको डिवाइड करके बताया उन्होंने। तो ल्यूमेन जो वाला जो पार्ट है उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, लाइट एनर्जी को लेते हैं और उनको यूज करके क्या करते हैं, वो सारा का सारा मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इमर्सन जो यहाँ पे लाइट को ट्रैप कर रहा है वो फोटो सिस्टम है, लेकिन पार्क बिगिंस के हिसाब से क्या था, वो क्वांटाजोम है जो लाइट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। अभी जो हम लोगों के बुक के अंदर जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है फोटो सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट, है ना। थोड़ा सा अगर मैं चलूं तो इनकी बातों को लेकर के, क्वांटाजोम वाले कॉन्सेप्ट को अगर लेकर के आगे बढ़ता हूं, तो आपने फिजिक्स में एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। फिजिक्स के अंदर ये बोला जाता है कि जो लाइट होता है, लाइट के नेचर की बात अगर आप करो, अगर मैं लाइट के नेचर की बात करूं तो आपने ये पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, लाइट के अंदर दो नेचर होता है, एक होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकुलेट नेचर, जिसके बेसिस पे थियरी भी आपने पढ़ी होगी, लाइट वेव थियरी एंड पार्टिकुलेट थियरी। तो लाइट शोज ड्यूअल नेचर, है ना। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेव थियरी और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलेट थियरी। वेव थियरी क्या बोलती है, वेव थियरी बोलती है कि जब भी लाइट ट्रेवल करता है तो वो हमेशा जिगजैग मोशन में ट्रेवल करता है, मतलब वो जब भी ट्रेवल करेगा तो वो वेव के जैसे क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। लेकिन पार्टिकुलेट थ्योरी क्या बोलती है कि जब भी लाइट किसी चीज से टकराता है तो वो पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है, मतलब जब वो किसी चीज से टकराएगा तो वो पार्टिकल के जैसे बिहेव करेगा, लेकिन जब तक वो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, तब तक कैसा रिएक्शन शो कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है। तो लाइट के अंदर दो नेचर होता है, पहला जब वो ट्रेवल करता है तो वेव नेचर में ट्रेवल करता है, वेवी अपीयरेंस दिखाएगा, और जब वो किसी पार्टिकल से टकराता है, किसी भी चीज से टकराता है तो वो पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है। तो ये चीज आपने पढ़ी है। तो बेसिकली क्वांटाजोम के बारे में ये बोला जाता है कि जब भी लाइट आती है तो वो छोटे 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 यूनिट के फॉर्म में आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्वांटा। और क्वांटा के अंदर छोटे छोटे लाइट के एनर्जी के पैकेट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोन, फोटोन एनर्जी, है ना। ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, उतना डिटेल हमें जाना नहीं है, बस ये चीजें आपको बतानी थी। तो अकॉर्डिंग टू इमर्सन वो क्या हो गया, फोटो सिस्टम जो लाइट को ट्रैप कर रहा है, और पार्क और बिगिंस ने क्या बोला था, क्वांटाजोम, उसी चीज को उन्होंने क्वांटाजोम्स बोला था। ये चीज हम लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस को अगर हम समझें तो मैं ये समझाना चाहता हूं आपकी जो पूरा का पूरा ये जो मैकेनिज्म है वो दो रिएक्शंस में कंप्लीट होगा, पहला लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। इसी को हमें क्या करना है, आगे समझना है। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ये चीजें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर मैं फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करूं तो फोटोसिंथेसिस के अंदर तो दो रिएक्शन होने हैं, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइट रिएक्शन, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डार्क रिएक्शन।
लाइट रिएक्शन मतलब लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, मतलब लाइट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो इसको आप लिख सकते हो कि इट इज अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मैकेनिज्म रात में होगा, लेकिन ये क्या है, बिना लाइट के होगा, लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ये दो चीजें आपको समझनी है। मैंने आपको क्या बोला कि जो लाइट रिएक्शन होता है वो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के कहां पे होता है, ग्रेना के अंदर। तो जो भी ग्रेना वाले यूनिट आपको दिखाई देंगे, ग्रेना के अंदर क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगा, और जो उसका पूरा साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन। तो जो स्ट्रोमा है प्लांट क्लोरोप्लास्ट का, उसके अंदर आपको डार्क रिएक्शन दिखेगा और बाकी लाइट रिएक्शन आपको बाहर की तरफ ग्रेना में दिखाई देगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन अगर किया जाए तो हमें दो चीजें समझ में आनी है। दो चीजें ये समझ में आनी है कि ये जो पूरा का पूरा थाइलाकॉइड हम लोगों ने बाहर निकाला है, इसके अंदर वाले पार्ट को ल्यूमेन बोला है और उसके अंदर जो फोटो सिस्टम है उसको लेकर के समझा है। अब बात आती है कि इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं उनका क्या रोल है, क्या कितने टाइप्स के होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे है। तो हम लोग बात करने वाले हैं किसका, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। हेडिंग डालते हैं फोटो सिंथेटिक पिगमेंट, है ना बेटा। जब हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करते हैं तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, दो टाइप के पिगमेंट आपको प्लांट के अंदर दिखाई देगा, है ना। तो पूरा का पूरा जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पिगमेंट या मेन पिगमेंट इसको बोलते हो। तो पहले वाले को हमने नाम दिया हुआ है प्राइमरी पिगमेंट, और दूसरा जो इसका पोर्शन होता है उसको हम लोग नाम देते हैं एसेसरी पिगमेंट। तो बेसिकली पूरे पिगमेंट को हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। प्राइमरी पिगमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेन पिगमेंट, मतलब ये जरूरी है बिल्कुल, और जो दूसरा टाइप होता है उसको हम लोगों ने नाम दिया है एसेसरी, मतलब वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो अगर हम मेन पिगमेंट की बात करें तो मेन पिगमेंट में हमारा कौन सा आ जाता है, क्लोरोफिल। सभी को पता है क्लोरोफिल हमारा क्या है, मेन पिगमेंट है। अब क्लोरोफिल के टाइप्स की अगर आप यहां पे बात करो तो टोटल 7 टाइप्स आपको दिखाई देंगे। कितने टाइप्स, 7 टाइप्स के क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। अब यहां पे हम लोग इसके नाम लिखते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, एंड बैक्टीरिया के अंदर एक और टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियो वेरिडिन। तो बेसिकली ये क्लोरोफिल के टाइप्स कितने हो गए, 7 टाइप, है ना। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, 5 क्लोरोफिल ये, और 2 बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वेरिडिन। ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, मतलब मेन पिगमेंट के तौर पे इसको जाना जाता है। थोड़ी सी बात अगर हम करें तो यहाँ पे मैं आपको ये पूरा का पूरा ये समझा देना चाहता हूँ कि जो क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, इसमें से जो क्लोरोफिल ए है और बी है, मतलब क्लोरोफिल ए को आप क्या बोल सकते हो, यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हो। इसको आप लिख सकते हो कि क्लोरोफिल ए क्या है, यूनिवर्सल पिगमेंट है। ये हर जगह पे आपको क्या होगा, मिलेगा। तो क्लोरोफिल ए को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हैं। एसेसरी पिगमेंट में अगर हम लोग फटाफट बात करें तो एसेसरी पिगमेंट में आपको कंसीडर करना है किसको, कैरोटेनॉइड्स को। कैरोटेनॉइड्स, है ना। कैरोटेनॉइड्स जो होते हैं ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं। ये एक्चुअल में कलरफुल होंगे, है ना। बिल्कुल ये 2 टाइप में आप इसको डिवाइड करके पढ़ते हो। पहले होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैरोटीन, और दूसरे जो टाइप होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जैंथोफिल। तो जितने भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं उसको 2 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करके पढ़ सकते हैं। एक होता है कैरोटीन और दूसरे होते हैं जैंथोफिल। कैरोटीन इज अ टाइप ऑफ एसेसरी पिगमेंट, और इसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि जो कैरोटीन भी होते हैं ये एक्चुअल में किस कलर के होते हैं, ये या तो ऑरेंज होंगे, ऑरेंज एंड रेड इन कलर। तो ये बेसिकली ऑरेंज या रेड कलर के आपको दिखाई देंगे। कैरोटीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो अभी हम लोग बात करेंगे। अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो पूरा का पूरा जो कैरोटीन होता है इसको 2 टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्फा कैरोटीन,
और दूसरा जो इसका टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बीटा कैरोटीन। आपको ज्यादातर देखने को क्या मिलता है, बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है, तो गाजर के अंदर, है ना, कैरेट के अंदर सबसे ज्यादा आपको क्या दिखाई देगा, बीटा कैरोटीन आपको दिखाई देगा। इसीलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप कलरफुल सब्जियां खाइए, कलरफुल फ्रूट्स वगैरह खाइए। जब आप फ्रूट्स वगैरह खाते हो कलरफुल, तो वो जो पिगमेंट्स है वो आपकी आईज के लिए या फिर आपके विटामिन के लिए क्या होती है, इसेंशियल होती हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं आपके रेटिना को, आपके आई साइट को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। आपके बॉडी के अंदर विटामिन ए की जो मात्रा घट जाती है उसको क्या करती हैं, वो बढ़ाती हैं, या जो भी चीजें। तो आप याद रखिएगा कि कैरोटीन हमारी आंखों के लिए या विटामिन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप फ्रूट वगैरह खाइए। जो जैंथोफिल होता है ये बेसिकली येलोइश कलर के होते हैं, तो ये आपको येलो कलर के दिखाई देंगे, है ना। तो जैंथोफिल आपको क्या दिखाई देगा, येलो कलर के दिखाई देगा। अब इसका एक एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूकोजैंथिन, है ना। फ्यूकोजैंथिन एक एग्जांपल है। दूसरी चीज, अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी के लेवल पे अगर इसको कंसीडर करते हैं तो आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल भी हमारा क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर पूरी तरह से क्या है, ये इनसॉल्युबल है। क्यों इनसॉल्युबल होते हैं अभी मैं आपको समझा रहा हूं। कैरोटीन भी हमारा क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। और दूसरा चीज आपका जो जैंथोफिल है ये भी क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर के अंदर क्या है बेटा, ये भी इनसॉल्युबल। तो जो भी बातचीत हम लोगों ने करी है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पे करी है। प्राइमरी पिगमेंट और एसेसरी पिगमेंट्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के लेवल पे भी ले जा करके आपको समझाना चाहता हूं कि अगर हम लोग इसके फार्मूला को देखें तो क्लोरोफिल ए का फार्मूला क्या होगा, क्लोरोफिल बी का फार्मूला क्या होगा, या फिर कैरोटीन का या जैंथोफिल का फार्मूला क्या होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे फार्मूला के लेवल पे बात कर लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछता है। तो पिगमेंट्स को हम लोग क्या किया है, फार्मूला के लेवल पे देखने की कोशिश करेंगे। तो जो भी पिगमेंट्स हैं उनको फार्मूला के लेवल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। अब ये जो पिगमेंट हैं, दो टाइप के पिगमेंट हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब यहाँ पे मैं लाइन से पहले नाम लिख लेता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ क्या, क्लोरोफिल ए, है ना, फिर मैं लिखता हूँ क्लोरोफिल बी, फिर मैं लिखता हूँ क्लोरोफिल सी, फिर मैं लिखता हूँ क्लोरोफिल डी, एंड फिर मैं लिखता हूँ क्लोरोफिल ई। ये आपके पास 5 मेन पिगमेंट हैं जिनके आपके फार्मूला अक्सर करके पूछ सकता है। इधर अगर हम लिखते हैं तो इधर की तरफ एसेसरी पिगमेंट्स में आपके दो हैं नाम। पहला है जिसको हम लोग नाम दिए हैं कैरोटीन, और दूसरा जो नाम होता है वो होता है जैंथोफिल। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, कैरोटीन एंड जैंथोफिल। अगर आप बात करो क्लोरोफिल ए के बारे में, तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है C55 S72 O4 O5 N4 Mg, है ना। ये फॉर्मूला होता है किसका, क्लोरोफिल ए का, है ना। अगर हम लोग क्लोरोफिल बी की फार्मूला की बात करें तो आपको हो जाएगा C55 S70 O6 N4 Mg। इसका नंबर क्यों घट गया ये आपको समझ में आगे आएगा। क्लोरोफिल सी के फार्मूला की बात करो तो इसका हो जाएगा, अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, तो क्लोरोफिल ई का फार्मूला आपके लिए एक मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप क्लोरोफिल ई का फार्मूला आप क्या करेंगे, खोज के हमें बताएंगे। मैं यहाँ पे आपको क्लोरोफिल ए का फार्मूला, बी का फार्मूला, सी का फार्मूला और डी का फार्मूला लिख के दे दिया हूँ। आपको यहाँ पे एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी, जो N4 और Mg है, सब में N4 Mg क्या है, एक जैसा दिखेगा। बस आपको कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर में वेरिएशन दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको क्लोरोफिल ए का फार्मूला C55 S72 O5 N4 Mg है, बी का फार्मूला है C55 S70 O6 N4 Mg है, सी का फार्मूला है C35 S32 O6 N4 Mg है। ऐसे ही डी का फार्मूला दिया हुआ है C54 S70 O6 N4 Mg। आपको केवल किसका याद रखना है, क्लोरोफिल ए का और क्लोरोफिल बी का फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं कैरोटीन का, तो कैरोटीन का फार्मूला और जैंथोफिल का फार्मूला लगभग आपको क्या मिलेगा, सेम दिखाई देगा। मतलब दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। कैरोटीन का फार्मूला और जैंथोफिल का फार्मूला क्या है, बिल्कुल सेम आपको दिखाई देगा, बस थोड़ा सा अंतर आपको ऑक्सीजन के लेवल पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसका अगर हम फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला हो जाएगा C40
H56, ऐसे ही इसके अगर बात करो तो कार्बन का C40 H56 और O2, तो दोनों क्या है एक जैसा आपको दिखाई देगा, बस ज़ैंथोफिल में ऑक्सीजन ऐड हो जाना है और बाकी सब कुछ क्या है एक जैसा है। तो फॉर्मूला के लेवल पे आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिकली आपको ये भी याद रखना है कि कौन इनसॉल्युबल है, तो लगभग जितना हम लोगों ने ये पढ़ा है सब क्या है इनसॉल्युबल इन वाटर है। अब थोड़ा सा मैं इसको क्लोरोफिल ए को और क्लोरोफिल बी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्योंकि ये हमारे मेन पिगमेंट्स में आते हैं। तो फटाफट इसको मिटा करके मैं मेन पिगमेंट्स पे आता हूं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में हम लोग देखने वाले हैं क्या, क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर, है ना। अब यहाँ पे हम जब बात करने वाले हैं तो थोड़ा सा मैं आपको इधर समझा देता हूँ कि जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल के अंदर दो मेन पार्ट होता है। एक रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेड रीजन, और दूसरा रीजन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेल रीजन। तो कोई भी क्लोरोफिल के अंदर दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, एक होगा हेड पार्ट और दूसरा होगा टेल पार्ट। जो हेड पार्ट होता है ये होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पाइरोल हेड, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पाइरोल हेड। और ये जो पाइरोल हेड होते हैं ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो इनका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, मतलब वाटर लविंग है। और टेल की बात करो तो इसको हम लोग नाम देते हैं फाइटोल टेल। ये जो फाइटोल टेल होता है हमारा, ये पूरी तरह से कैसा है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो ये होते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर में समझाता हूँ आपको। इसका हेड रीजन आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है और इसका जो टेल रीजन है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। तो जो इसका हेड रीजन है ये कैसे होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक हैं। ये कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक हैं। और जो इसका टेल रीजन आपको मैं दिखा रहा हूँ ये हाइड्रोफोबिक हैं। ये इसका क्या है, टेल रीजन है, जो कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक हैं। ये कैसे हैं, एम्फीपैथिक हैं। तो हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है, हेड रीजन है और टेल रीजन है। ये आपको मैंने सिंपल एक क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था उसके अंदर थोड़ा सा आपको रिप्रेजेंट मैं करना चाहता हूँ। जो क्लोरोफिल ए होता है उसके अंदर क्या चेंज होता है और क्लोरोफिल बी के अंदर क्या चेंज होता है, कि इसका फॉर्मूला उसके फॉर्मूले से अलग हो जाता है। जब हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, CH3 ग्रुप एट सेकेंड पाइरोल रिंग, है ना। अभी हम लोग नंबरिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सेकेंड पाइरोल रिंग पे आपको कौन सा ग्रुप दिखाई देगा, CH3 ग्रुप दिखाई देगा। जबकि जो क्लोरोफिल बी की बात करोगे तो यहाँ पे CHO ग्रुप आपको क्या होगा, दिखाई देगा। तो CHO ग्रुप एट सेकेंड पाइरोल रिंग, मतलब यहाँ पे रिप्लेसमेंट आपको होते हुए दिखेगा। जब हम क्लोरोफिल बी बनाएंगे तो CH3 के जगह पे CHO लगाएंगे, और जब हम लोग क्लोरोफिल ए बनाएंगे तो CHO के जगह पे CH3 को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होने वाला है। हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या लिखे थे क्लोरोफिल ए का, C55H70, है ना, O5N4Mg, ये हम लोगों ने लिखा हुआ था। सेंट्रल मॉलिक्यूल हमारा क्या है, मैग्नीशियम। मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहता हूं। ये बीच में क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बिल्कुल क्या है, इसके ऊपर कोई आयनिक चार्ज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो बिल्कुल स्टेबल स्टेट में आपको बैठा हुआ है। इसके चारों तरफ हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 4 बॉन्ड बनाते हुए आपको नजर आएंगे। 4 नाइट्रोजन का नंबर है तो मैं सिंपली इसको N4 ऐसे लिख देता हूं, चारों कोनों पे एक एक नाइट्रोजन, और इनसे मैं बना लेता हूं क्या, पाइरोल रिंग। पाइरोल रिंग का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे दिखाई देता है, ये पाइरोल रिंग है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हर एक कोने पे आपको एक एक पाइरोल रिंग बनते हुए नजर आएंगे। तो ये बेसिकली आपको हर एक कोने पे एक पाइरोल रिंग बनते हुए नजर आ रहा है। ये एक पाइरोल रिंग है, ये दूसरे कोने पे आपको दूसरा पाइरोल रिंग नजर आ रहा है ना। तीसरे कोने पे आपको तीसरा पाइरोल रिंग नजर आ रहा है, और ये चौथे कोने पे आपको चौथा पाइरोल रिंग नजर आ रहा है। तो बेसिकली चारों कोनों पे एक एक पाइरोल रिंग नजर आ रहा है। आपस में क्या, इनको आप क्या कर दो, इंटरकनेक्टेड कर दो। बहुत ज़्यादा इसको डिटेल तो जाना नहीं है। तो इस तरह से आपस में क्या है, बॉन्डिंग, ये सब कुछ जुड़ी हुई है ना।
ये सब बॉन्ड आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको काइट के जैसे, पतंग के जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं, है ना। अगर मैं इसको लिखता हूं तो मैं इसको 1 लिखता हूं, पायरोल 1, इसको मैं लिखता हूं पायरोल 2, इसको मैं लिखता हूं पायरोल नंबर 3, और ये है पायरोल रिंग 4, है ना। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड वाले पोर्शन को। और ये जो हेड है इसको हम लोग नाम देते हैं टेट्रा पायरोल हेड। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये क्या है, टेट्रा पायरोल हेड है। अब इस टेट्रा पायरोल हेड के 4th पोजीशन से क्या होगा, आपको एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको निकलते हुए दिखाई देगा। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, 1 मिनट रुक जाइए, ये आपका फाइटोल टेल है ना। तो ये जो मैंने बनाया हुआ है ये क्या है, फाइटोल टेल है। और ये जो फाइटोल टेल है ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इसके डायमेंशन की अगर बात करो तो इसका डायमेंशन है 20 एंगस्ट्रॉम, और इसके हेड वाले का डायमेंशन आपसे अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 15 एंगस्ट्रॉम। तो इन दोनों का ये डायमेंशन भी आपको याद रखना है। मैंने आपको बोला था कि क्लोरोफिल ए बनाएंगे तो केवल क्या करना है, CH3 ग्रुप एट सेकेंड पायरोल रिंग। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे क्लोरोफिल ए लिखते हैं इसको, तो क्लोरोफिल ए जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या अटैच होगा, CH3 ग्रुप, है ना, इन द क्लोरोफिल ए। और अगर हम लोग इसी को क्लोरोफिल बी लिखते हैं, अगर यहाँ पे हम क्लोरोफिल बी लिखते हैं तब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, CHO ग्रुप। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सेकेंड पायरोल रिंग पे ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं, जब भी क्लोरोफिल ए आएगा तो CH3 ग्रुप जुड़ा होगा, और अगर क्लोरोफिल बी लिखते हैं तो CHO ग्रुप क्या होगा, जुड़ा होगा। ये इसका क्या हो गया, मेजरमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि जो हेड रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, और जो इसका टेल रीजन है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। एक सिंपल अगर हम देखें तो एक सिंपल क्लोरोफिल का ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, देखा है, और इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम लोगों ने करी है। जब भी लाइट गिरेगा तो ये जो मैग्नीशियम आयन जो सेंट्रल पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो उसके जगह पे मैग्नीशियम +2 आप लिखते हो। लेकिन वो बाद की बातें हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी के क्लास में हम लोगों ने ये जो जरूरी चीजें थी उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, पिगमेंट्स वगैरह, लोकेशन वगैरह, और उसके जनरल इंट्रो मतलब ऑटोट्रॉफिक के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने बात किया है। अगले लेक्चर्स के अंदर हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।